सर मोहम्मद इम्तियाज, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे नहीं याद था कि मैं सॉरी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, चलो ठीक। ओके। तो ये मैंने न्यू नोटबुक क्रिएट किया है, इसका मैंने नाम लिखा है, जो कि हम आज एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, रेन प्रेडिक्शन का, मतलब फोरकास्टिंग जैसे होती है। तो ये मैंने न्यू नोटबुक क्रिएट कर ली। हर मॉडल में हम जब भी ट्रेन कर रहे होंगे, हमें कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि ये कॉमन सी लाइब्रेरीज हैं जो आप हर मॉडल में यूज़ कर रहे होंगे। नमपाई होगी, पांडास होगी, मैटप्लॉटलिब। ये नमपाई आपके जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन होते हैं उनको डील करने के लिए, पांडास जो है डाटा फ्रेम्स प्रोवाइड करते हैं मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए। बाकी तो मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न हो गया, या एक वो और भी है प्लॉटली हो गया। वो जो होते हैं आप ग्राफ शो कराते हैं। ठीक है, उन चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है एस्किलैंड। इसमें से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपने मॉडल्स पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि हम रीसैम्पलिंग टेक्निक, आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये रीसैम्पलिंग हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। मॉडल मॉडल सिलेक्शन हमने करनी होती है कि हमने रेग्रेशन मॉडल कोई लगाना है, या रैंडम ट्री फॉरेस्ट लगाना है, या क्लासिफिकेशन कोई भी मॉडल हमने लगाना है, वो हम इधर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इस मॉडल में हम जो है ना रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये क्यों हम यूज कर रहे हैं क्लासीफायर, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो हमारे पास, एक मैं आपको डाटा बता देता हूँ। सॉरी मेरे पास। हाँ। तो पहला काम हमारा होता है ना कि डाटा कलेक्शन, वो हमने कैसे करनी होती है। तो क्योंकि जैसे हमारा मॉडल है कि रेन को प्रिडिक्ट करना है, इसका डाटा कहाँ से आएगा। ये सेंसर आईओटी बेस, जिसको आईओटी का ना आइडिया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आपके पास टेम्परेचर के सेंसर होते हैं, आपके पास जैसे ह्यूमिडिटी, जैसे नमी मतलब होती है, हवा में कितनी नमी है, या हवा का रुख किस तरफ है, उसकी स्पीड कितनी है। ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेजर करके आपको डाटा एक जगह पे स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, पहले से जो डाटा सेट पड़ा है वो हमने कैगल, आपको मैंने बताई थी एक वेबसाइट जहाँ पे आपको सारे डाटा सेट मिलेंगे। तो वहां से आपने कोई भी डाटा सेट उठाना है जो कि रेन प्रिडिक्शन के लिए हो, वहां पे लिखेंगे ना रेन प्रिडिक्शन या रेनफॉल, तो आपको काफी सारे डाटा सेट मिल जाएंगे। अगर किसी को नहीं आइडिया तो मैं दोबारा जो है ना कैगल ओपन करके दिखा दूँ। सर क्या मुझे आइडिया। आइडिया। ओके। तो अब हमने डाटा को लोड करना है। मैंने जो डाटा है ना वो अपने जो है ना सिस्टम पर डाउनलोड कर लिया था उधर कैकल से। ठीक है, ये रेनफॉल। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है सीएसवी फाइल में। तो हमने यहाँ पे पहला क्या काम करना होता है कि इसको इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे डाटा। ठीक है। आगे से सेशन भी आ गए। यहाँ पे आप अपना जो है ना डाटा का पाथ दे देंगे कि डाटा कहाँ पे पड़ा है। तो इसका इजी तरीका क्या है, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे कॉपी पे बात करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। पहले इसको रन कर लेते हैं ताकि लाइब्रेरी जो है ना इंपोर्ट हो जाए। ये हमारा डाटा आ गया।
नेक्स्ट हम डाटा की एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं, किस तरह का डाटा है, उसके टाइप्स। ठीक है, हम ये चीज नोट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं कि प्रिंट, ठीक है, उसमें टाइप लिख दें 10 डाटा। ठीक है, ये क्या करेगा, डाटा की टाइप, मतलब ये हमारे पास हमने ऊपर पांडास जो है ना इंपोर्ट की थी, तो इसमें ये बता रहा है कि इस डाटा में जो है ना पांडास के डाटा फ्रेम ये इस तरह की टाइप है हमारे पास। ठीक है, आगे हम शेप प्रिंट कराना चाहते हैं कि कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, डाटा डॉट शेप। ये फर्स्ट वन जो है ये आपकी रोज है 366, और ये आपके कॉलम्स है जो हमारे पास ये डाटा सेट है उसकी बात है। कोड सही से विजिबल है या मैं ज्यादा जूम जूम इन कर लूँ? सर विजिबल है। सर विजिबल है सर। सर थोड़ा सा जूम कर दें, थोड़ा सा। अब सही है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे डाटा में फर्स्ट 5 से 6 रोज या कॉलम्स में क्या चीजें हैं। तो उसके लिए हम डाटा डॉट हेड की जो है ना कमांड लिखते हैं, तो उससे हमारे पास डाटा शो होने लग जाएगा, जो ऊपर वाली 5 रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। इससे हमें पता चला है कि ये हमारे पास डेट, प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ये हमारे पास कॉलम थे, और ये जो हमारे पास ऊपर डाटा था और ये उनकी वैल्यूज थी जो कि हर रो में थी। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि बाकी दो न्यूमेरिक में ये जो है यस या नो में रेनफॉल जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा था कि ये क्लासिफायर क्यों यूज कर रहे हैं। तो क्लासिफायर इसलिए यूज करते हैं जहां आपने यस या नो, बाइनरी क्लासिफायर आपको मैंने एक टर्म बताई थी, यस या नो। ठीक है, वो चीज आपने प्रेडिक्ट करनी है, क्योंकि हमने रेनफॉल को प्रेडिक्ट करना है। तो इसमें डाटा में उन्होंने दिया या तो यस होगी या नो होगी, और इन कंडीशंस पे होगी। ये जो बाकी उन्होंने कॉलम्स दिए हुए हैं, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। इसी तरह हम अगर डाटा के एंड पे, मतलब जो हमारे पास कॉलम्स हैं या रोज हैं उसके एंड पे क्या है, तो उसके लिए डाटा डॉट टेल, ये उसके टेल बता देगा। ठीक है, ये देखते हैं यस नो आ गया। अब डेज, क्योंकि हमारे पास ये डेज यहाँ पे, अब जो डाटा सेट दिया हुआ है, अब हम क्योंकि रियल डाटा सेट पे बात नहीं कर रहे, ये पहले से ही डाटा है, तो हम चाहें तो हम इस डे को रिमूव भी कर सकते हैं, हर एक की अपनी मर्जी है। अब फर्ज करें कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास डे है उसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं, यूनिक क्या है वैल्यू। तो उसके लिए ये वैसे सजेशन दे ही रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं डाटा डे डॉट यूनिक। ठीक है, तो इससे जो डे के कॉलम में, ये जो डे है उसके कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो हम देखना चाहते हैं, क्या ये सीजन्स को बता रहा है, या ये मंथ ऑफ द डेज को बता रहा है, या ईयर्स ऑफ द डेज को बता रहा है, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। तो उसको देखने के लिए हमने ये यूज किया डे। ओके, हमारे पास ये फीचर था स्मॉल डी में, तो हमने यहाँ पे ओके, ये हमारे पास डेज आ गए कि मंथ ऑफ द डेज थे जो कि 31 में थे। हम चाहे ये, अगर हम ये जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उस पर अफेक्ट नहीं आएगा अगर हम डे को रिमूव भी कर दें। ठीक है, कि हमारे पास 366 रोज हैं, तो ये डेज बार बार रिपीट हो रहे होंगे काफी जगह। ठीक है, तो इससे आपके डाटा पे ये भी अफेक्ट आता है कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज आ सकती हैं। बाकी आप ये भी देखना चाहते हैं कि डाटा की इन्फो क्या, इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि किस किस टाइप का डाटा है आपके पास, नल है, फ्लोट है, या इंटीजर्स हैं। तो ये चीजें आप देखने के लिए आप लिखते हैं डाटा, सॉरी, डाटा डॉट इन्फो। ठीक है, मोबाइल फोन। ये
हमने डाटा की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो ये देखें जो हमारे पास कॉलम्स है, ये कॉलम्स हैं, उनकी उनमें से ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी कॉलम जो है उसमें नल वैल्यू नहीं है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है। दूसरा ये कि कुछ इंटीजर हैं, कुछ फ्लोटिंग में और कुछ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कौन सा था? रेनफॉल, जो कि आपको मैंने बताया कि कैटेगोरिकल डाटा होता है, यस नो इस तरह का, जैसे जेंडर होता है मेल फीमेल, ये इस तरह की कैटेगोरिकल डाटा टाइप होती है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कॉलम है विंड डायरेक्शन का, इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है। ये भी आपके डाटा के लिए जो आप मॉडल बना रहे हैं, ये भी सही बात नहीं है कि आपके डाटा में एक्स्ट्रा स्पेस ही आ गया तो वो तो अफेक्ट करेगी आपके मॉडल की प्रिडिक्शन को। तो इसको भी हमने जो है ना एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, डाटा डॉट कॉलम, ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उनको हम जो है ना रिमूव कर देते हैं। डाटा डॉट कॉलम्स डॉट str डॉट स्ट्रिप, ये एक मेथड होता है जो कि आप अप्लाई करें तो एक्स्ट्रा स्पेसिस जो भी कॉलम्स हैं आपके पास, क्योंकि मैं सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को नहीं कर रहा, मैं तमाम कॉलम्स में अप्लाई कर रहा हूँ कि किसी भी कॉलम में अगर एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं कहीं पे भी तो वो इसको रिमूव कर दे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अगर अब हम इस चीज को दोबारा से देखें कि कैसा हमारा डाटा शो हो रहा है रिमूव करने के बाद, तो आप दोबारा से भी डाटा डॉट वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेसेस जो थी वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू? अब हमने बात की थी ऊपर डे, जो हमारे पास कॉलम था, हम उसको अगर रिमूव करें तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे मॉडल के लिए, क्योंकि वो रिपीटिशन आएगी। तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, ये स्टेप रिमूवल का, ड्रॉप करने का, ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हम प्री प्रोसेसिंग या ईडीए परफॉर्म्स कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर हमने कुछ डाटा रिमूव भी करना हो, ड्रॉप भी करना हो, तो उसके लिए क्या चीजें लिखते हैं, ये मैं इसलिए आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। ड्रॉप, आगे उस कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम्स इक्वल टू, उसमें था हमारे पास डे। ठीक है। अब अगर आप दोबारा से चेक करना चाहें कि डाटा में डॉट इन्फो डेज रिमूव हुआ है कि नहीं, वैलिडेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो डे का था वो रिमूव हो चुका है, यहाँ पे प्रेशर वाला। ठीक है, पहले यहाँ पे डे भी था। ये एक कमांड लिखी जाती है डाटा डॉट ड्रॉप, तो जो भी कॉलम आपने रिमूव करना वो आप रिमूव कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है, मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती है हमारे डाटा में। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, ये वैसे सजेशन भी दे रहा है, डाटा डॉट इज नल का जो फंक्शन होता है, ठीक है, आगे सम करके वो आपको परसेंटेज या टोटल वैल्यू जितनी जो है ना मिसिंग है उसको बता देता है। इस नल का क्या मैसेज करता है या फंक्शन करता है, ये जितने भी आपके डाटा में मिसिंग वैल्यूज होते हैं उनको डिटेक्ट करके दे देता है। इसको रन करते हैं। ये देखें प्रेशर, इनमें से ये जो कॉलम्स हैं उनमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, मतलब सारी वैल्यूज अवेलेबल है, लेकिन ये जो दो कॉलम्स हैं उनमें एक एक मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट कर सकती है, तो हमने इसको डील कैसे करना। ठीक है, अब हमने इसमें देखो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड, इन दो में जो है ना मिसिंग वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि इनमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ऊपर मैंने जैसे यूनिक का एक यूज किया था डेज के लिए, तो ये देखते हैं हम इसके लिए डाटा डॉट, आगे कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम का नाम इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो
सॉरी, आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं कब डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। क्या मैं अभी अभी जब जी सर, आप अभी अभी डिस्कनेक्ट हुए थे, बाकी सब सब कुछ समझ आया है। ओके, तो ये जो मैं अभी बता रहा था कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं हमने डिटेक्ट की हैं, वो इन दो कॉलम्स में थी। ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ आई है? ठीक है, ये हमने मिसिंग वैल्यूज डिटेक्ट कर ली हैं। अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलम आया है विन डायरेक्शन, उसमें वैल्यूज कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं। तो उसके लिए हम ये कॉलम का नाम, एक मिनट यहाँ पे स्पेस आ गई, डॉट यूनिक लिखेंगे और ये देखें, ये जो हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू आ रही थी, इसमें देखें ये NaN वैल्यू आ रही है जो कि मिसिंग है। तो हमने इसको डील करना है। अब मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए आप मॉड का मेथड होता है, मीडियन का होते हैं, या KNN इंप्यूटर एक और मेथड होता है जिसके जरिए आप अपने डाटा में मिसिंग वैल्यूज को डील कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कर रहा हूँ मैं, इसमें मॉड और मीडियन का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग मिसिंग वैल्यू को डील करेंगे। तो डाटा डॉट आगे, सॉरी, डाटा आगे कॉलम का नाम, जो कॉलम का नाम था, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, डाटा अगेन वही इंट्रैक्शन डॉट फिल ना, ये क्या करता है, आपके पास जो डाटा होता है उसको फिल कर देता है जो आप आगे वैल्यूज देना चाह रहे हैं। जैसे इसमें सजेशन दे दी मॉड की। मॉड क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो, मैंने बताया था एक टर्म कि आपके डाटा सेट में जो वैल्यूज फ्रीक्वेंट आ रही, जो ज्यादा बार आ रही हो, फर्ज करें कि एक मेल है जो कि, मतलब मेल की जो चीजें हैं वो ज्यादा बाहर आ रही हैं, मतलब उसकी एज 25 ज्यादातर लोगों की है। ये रिपीटिशन नहीं है, मतलब वो देख रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन की 25 एज हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक मिसिंग वैल्यू यहाँ पे आ रही है इंटरेक्शन में, तो वो कैसे फिल ना, कि ये जो फिल ना मैंने लिखा है तो इससे रिप्लेस कर देगा या फिल कर देगा जो आपकी फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी। ये विंड डायरेक्शन के लिए एक ऊपर हमने देखा था विंड स्पीड, उसमें भी एक मिसिंग वैल्यू है, तो उसको भी सेम ही यहाँ पे आपने बस कॉलम का नाम चेंज कर देना, विंड स्पीड, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैंने उसने सजेशन दिया मीन की। मीन क्या होता है, जो आपका एवरेज होता है, लेकिन हम यहाँ पे मीडियन यूज करते हैं जो कि जी, यहाँ पे मैंने कहा कि हम मीडियन यूज कर रहे हैं। मीडियन का क्या मतलब है कि आपके जो वैल्यूज हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट, उसमें दरमियान में एक मीडियन होता है, ये ऐसे समझ लें, यहाँ पे मीडियन होता है। ये जीरो क्या चीज है, ये जीरो ये बता रहा है कि जो आपके पास इंडेक्स होगा जिसपे आपने मॉड को फिल करना है, मॉड की वैल्यू को फिल करना है, ये इसलिए यहाँ पे हमने जीरो लिखा है। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो वो बता सकता है। ये किस लिए हमने स्टेप किया था, जो हमारे पास ऊपर मिसिंग वैल्यूज थी उनको हैंडल करने के लिए, या उनकी जगह कुछ वैल्यूज देने के लिए। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को। तो ये मीन और मॉड वाला एक दफा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जी जी, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज कुछ आई, उनको हमने डील करने के कुछ मेथड से, या तो हम उस वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू दे दें, और वो कैसे वैल्यू देते हैं, या तो मॉड वैल्यू, मॉड, मीडियन, मीन, ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं।
मॉड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डाटा है उसमें जो चीज़ फ्रीक्वेंट आ रही है, ज़्यादा बार आ रही है, तो आप ये चाह सकते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू उसकी जगह वो वैल्यू दे दें जो ज़्यादा बार आ रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने कोड लिखा फिल ना का मेथड क्या करता है कि मॉड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उस इंडेक्स पे फिल कर देगा। जो फ्रीक्वेंट वैल्यू आ रही होगी इस मिसिंग वैल्यू की जगह वो ऐड कर देगा। फर्ज करें कि 25 जो है ना ज्यादा बार फ्रीक्वेंट यूज हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस मेथड से वो वैल्यू इस मिसिंग वैल्यू की जगह आ जाएगा 25। ठीक है, आपकी ये डील हो जाएगी, मिसिंग वैल्यू कोई भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट ये है कि मीडियन का मेथड, कि जो आपके मीडियन ये होता है कि जो आपकी दरमियान वाली वैल्यू होती है, फर्ज करें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो दरमियान वैल्यू आ रही है एक एरे में, जो उसका सेंटर बन रहा है, उस वैल्यूज को उसका मीडियन निकाल के वो फिल कर देगा इस विंड स्पीड के कॉलम के लिए। ये दो कॉलम थे ना जिनमें हमारे पास मिसिंग वैल्यूज थी, तो हमने इनको दो तरीकों से जो है ना वो फिल कर लिया। एक और भी तरीका होता है के एन एन नियरेस्ट इम्प्यूटेड, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप लोगों की मर्जी है जिस मेथड से आप फिल कर दें अपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करें। ये इसलिए स्टेप था। तो अब हम इस चीज को कंफर्म करते हैं कि क्या हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज थी वो खत्म हो चुकी हैं या नहीं। ठीक है, सॉरी ये गलत। जी, अब देखिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है, मतलब ये है कि हमने उस अब इसमें हमारे पास जो कॉलम है, जो हमारे पास डाटा सेट है, उसमें अब कोई भी मिसिंग वैल्यू बाकी नहीं रही। हमने इन दो चीजों के जरिए उन मिसिंग वैल्यू को हल कर लिया। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ना, ये तकरीबन जो 70 to 80% हम ये कोड लिख रहे हैं, ये आपके हर मॉडल में हो रहा होगा। आप उसमें मिसिंग वैल्यू को भी डील कर रहे होंगे, आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव कर रहे होंगे, जैसे मैंने ऊपर डे को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये चीजें डाटा प्री प्रोसेसिंग या ईटीए जो आप परफॉर्म करते हैं डाटा पे, ये चीजें यूज हो रही होगी। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज हमने देखा था कि जो हमारे पास एक कॉलम था रेनफॉल, जिसपे हमने प्रिडिक्शन करनी है, उसकी टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट आ रही है। ठीक है, तो इसको आपने हमने क्या देखना है कि उस ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यूज आ रही होंगी हमारे डाटा सेट में, तो उस चीज को हमने देखना है, क्योंकि हमने इसी पे ही प्रिडिक्शन करनी है, इसी कॉलम पे रेनफॉल पे। तो इसी को हम जो है ना देखते हैं कि ये किस तरह का डाटा है। ये देखें, यस या नो, ये कैटेगोरिकल डाटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी मशीन है या हमारा सिस्टम है वो न्यूमेरिक डाटा पे बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, 0 1 के बेस पे, या हम जो आगे मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्लासिफायर का, तो वो भी जो है ना इसी चीज पे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है। इससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और हमें जो है ना अपने मॉडल को सही से ट्रेन करने में हेल्प मिलती है जब हम उसकी प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं उस चीज पे। तो उसके लिए कुछ मैंने टेक्निक्स बताई थी इनकोडिंग की। लेबल इनकोडिंग होती है, वन हॉट इनकोडिंग होता है, एक और होता है वो मेरे नाम, वो एक थर्ड और मेथड भी होता है। तो वो क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो कैटेगोरिकल डाटा होता है, जैसे कि यहाँ पे यस या नो है, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 या 0 में। ठीक है, ताकि मशीन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो इसको कैसे करना है हमने, ये वैसे सजेशन भी दे रहा है। तो डाटा जो हमारे पास कॉलम है
पे यहाँ पे आप मैप भी लिख सकते हैं, इन प्लेस या रिप्लेस का एक मेथड होता है, वो भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास जो डाटा यस या नो की वैल्यू है, ठीक है, यस की वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और नो को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब हम अपने डाटा को फिर से देखते हैं कि ये कैसा डाटा बन गया। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे ये यस नो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसे कोड तो लिखा है, इसे रन नहीं किया था। अब देखिए, ये 1 या 0 आ गया होगा, आगे जो कुछ कॉलम होंगे, रोज होंगी, उनमें ये 0 भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाटा डॉट टेल। ये देखें, वो रिप्लेस हो गई है। यहाँ तक किसी का कोई इशू, कोई क्वेश्चन हो? अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है ईडीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, जो हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं या डाटा सेट के साथ खेले होते हैं। ईडीए में क्या करते हैं हम, एक तो हमारा जो डाटा है उसको अच्छे से विजुअलाइज कराना होता है हमने, कुछ ग्राफ्स की शेप्स में, कुछ उस पे नॉर्मलाइजेशन, स्कैटरिंग, स्केलिंग, ये चीजें जो है ना हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसको अब कैसे स्टार्ट करते हैं आप देखते हैं। हम इसको पहले देखते हैं कि अब हमारा डाटा है उसमें कितने कॉलम या रोज बच चुकी होंगी। ठीक है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, डाटा डॉट शेप। ठीक है, इसको रन करने से आपके पास कॉलम्स और रोज आएगी। रोज हमारे पास 366, कॉलम हमारे पास है क्योंकि हमने डे वाला रिमूव किया था, तो 11 कॉलम। ठीक है, अब हम ये एक जो है ना, ऊपर हमने सी बॉन्ड की जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, अब हम विजुअलाइजेशन कराने जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक डैशबोर्ड शो हो विजुअलाइजेशन का, तो वो किस तरह का उसका बैकग्राउंड आना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टाइल है वो एक ग्रिड बॉक्स, ग्रिड की तरह हो, और उसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, सी बॉन्ड एसएमएस जो हमने ऊपर इंपोर्ट की थी, डॉट सेट उसका स्टाइल। ठीक है, वाइट ग्रिड। अब ये आगे हम जो प्लॉट्स या ग्राफ शो कराएंगे उसका बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट ग्रिड टाइप होगा। ठीक है, हम अब देखना चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह का शो हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करना कहते हैं। ठीक है, अब उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, आगे हमने क्योंकि उसके प्लॉट्स देखने हैं, तो हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट्स या उसके जो ये डिस्क्राइब का जो फंक्शन होता है वो इसलिए भी यूज होता है कि आप स्टैटिस्टिक चीजें देख सकें, उसका मीन क्या आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, उसके मैक्स क्या आ रहा है, उसका मीडियन क्या आ रहा है। जो ये सारी चीजें शो होती हैं ये डिस्क्राइब से होती हैं। तो वो लिखते हैं डाटा डॉट डिस्क्राइब। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही होगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिए इंटरप्ट करके। ये देखें, हमारा जो डाटा था अब उसका काउंट, ये एक स्टैटिस्टिक काम है कि कितनी रोज थी, वो उसको काउंट कर रहा है कि हर एक जो कॉलम की रो है वो इतनी इतनी है, वो सेम होती है। अब उस पर मेन चीज समझने वाली जो हमारी है, एक मीन, और ये जो आपको परसेंटेज शो हो रही है ये होता है मीडियन। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज देखें, ये 1013, ये 1008, 13, 18, इनमें ज्यादा एक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज को अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो उधर हम स्क्यू स्केलिंग एक या स्टैंडर्ड स्कैटर, इस तरह की कुछ टर्म मैं यूज कर रहा हूँ,
वो मेथड होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अगर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा हो। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, तो हम इसको नॉर्मली जैसे एक प्लॉट करते हैं, हम अपना डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसको वैसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉलम है वो किस नेम से हैं, ताकि हम आगे फीचर्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो करने में हमारे पास आसानी हो। एक प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट भी एक तरह से टेम्परेचर होता है, सेंटीग्रेड, इस तरह की चीजें। ठीक है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जो कि पूरे डाटा सेट में है। अब हम उन कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पे ईडीए का जो विजुअलाइजेशन का स्टेप होता है वो यहाँ पे आता है। अब उसको कहते कैसे करना है, हमने प्लॉट पीएलटी लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे फिगर जो हम बनाना चाह रहे हैं वो फिगर लिखते हैं, उसका फिर साइज लिखते हैं, फिग साइज। ठीक है, फिग साइज आ गया, उसमें कॉलम, उसमें जो ब्रैकेट के अंदर देते हैं वो क्या लेते हैं कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना, एक जो हमारा ग्राफ है या हमारी शेप है वो कितनी सेंटीमीटर या समझ लें, या उसकी लेंथ या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वो किस तरह कितना एक शो हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, फर्ज करें कि 15 और 10, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू दे, जैसा अपनी मर्जी से आप डाटा शो कराना चाहें वो चीज। अब मैंने क्योंकि सारे कॉलम्स जो है ना, उनमें से कुछ कॉलम्स जो है ना मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शो करानी, ठीक है, या सारे भी मैं करा सकता हूँ जो मेरे पास पूरी ऊपर कॉलम्स की लिस्ट है। तो आप उसको कैसे करते हैं, आपने फॉर लूप पढ़ी होगी पाइथन में, ठीक है, आई कॉलम, ठीक है, कॉलम क्या है, कहाँ पे है, इन इनैमोरेट। कोई मुझे बता सकता है ये इनैमोरेट क्यों यूज करते हैं? एनीवन? कोई बता सकता है हमने ये एनैमोरेट क्यों यूज किया है फॉर लूप में? कोई कुछ ऐड करना चाहे? एनैमोरेट हम सर इसलिए यूज मुझे करते पता हैं। तो नहीं है, लेकिन जी जी, शायद इसको अलग अलग, इसका जो डाटा है वो चलाने के लिए, और अलग अलग फिगर्स नेम के लिए, या फिर जी जी, यही कॉलम्स के चीजें लिए। होती हैं, जी यही चीजें होती हैं। चले तुक्का काम करके। ये जो हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, ये अरे समझ नहीं है, लिस्ट समझ लें, उनको वन बाय वन इंडेक्स के हिसाब से हमने जो आइट्रेट कराना होता है, शो कराना होता है, ये उस चीज के लिए हम पाइथन में इनैमोरेट का बिल्ट इन फंक्शन होता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ कॉलम्स रिमूव किए हैं, एक विंड डायरेक्शन और रेनफॉल, इनको हम बाद में आगे डील करेंगे, मैं आगे जाके बताऊंगा कि मैंने क्यों रिमूव किया था। ठीक है, अब ये इनैमोरेट का क्या करता है कि हमारे पास जो लिस्ट होती है उसमें जीरो इंडेक्स से वो शुरू कर देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जीरो से ना शुरू करे, वो वन से शुरू करे। तो यहाँ पे आप सिंपल वन लिख देंगे तो वो वन से आइट्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आवाज आपकी कट रही थी। आगे हम जो हमारी मेन फिगर है, ठीक है, एक पूरा डैशबोर्ड की तरह एक फिगर बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें सब प्लॉट कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए, वो ये जो कॉलम्स है कि हर एक कॉलम्स का एक अलग से सब प्लॉट हो जो कि उसकी वैल्यू उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शो करा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पीएलटी डॉट सब प्लॉट। ठीक है, अब हम
एक लाइन में कितने शो कराना चाह रहे हैं, कितने रोज या कॉलम शो कराना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मैं 3 का फर्ज करें मैं शो कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई इसमें से जो यहाँ पे इंडेक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी बॉन्ड। ठीक है, सी बॉन्ड में कुछ चीजें जैसे यहाँ पे आप प्लॉट, हिस्टोग्राम चीजें जैसे ग्राफ होते हैं वो शो करा सकती हैं, बॉक्स प्लॉट शो करा सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के। कल आपने विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज पढ़ी होंगी तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है ना चीजें मिल जाती हैं, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप शो कराना चाहें। यहाँ पे फर्ज करें मैं हिस्टोग्राम प्लॉट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए हिस्ट प्लॉट, आगे हम डाटा जिस पे हमने काम करना है, डाटा वो कॉलम, ये ऑटोमेटिक ये कॉलम जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन जो हम टाइटल रखना चाहते हैं वो कैसे रखेंगे, अब या तो हम मैन्युअली दें या हम चाहते हैं कि जो कॉलम है वही जो है ना टाइटल हमारे पास बन जाए कि इस कॉलम की ये डिस्ट्रीब्यूशन आई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये हम क्यों यूज करते हैं कि स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कराने के लिए, कि आप कोई चीज उसकी आगे शो कराना चाह रही हैं तो ये एफ फॉर्मेट के लिए ये पाइथन में एक चीज यूज होती है। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जो कॉलम है जो उनका नाम है वही टाइटल बन जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ ले। ये मैंने क्यों लाइन लिखी कि प्लॉट डॉट टाइट लेआउट का फंक्शन और शो, ये क्या करते हैं, मैं इसको रन करके फिर बताता हूँ कि ये क्या चीजें हो। ये देखें जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि 15 हॉरिजेंटल हो, 10 जो है ना उसकी वर्टिकल हो, ये चीज इस चीज के लिए। दूसरा हमने लिखा था कि ये हमारे पास लिस्ट जो है कॉलम्स की, ठीक है, वो 1 बाई 1 एट्रेट हो, जैसे ये प्रेशर, ये एक सीक्वेंस के साथ, ये 1 से हमने कहा था कि स्टार्ट हो वो चीज, और हर कॉलम का जो नाम है वो हमारे पास उसका टाइटल आ जाए। ठीक है, फिर हमने कहा कि टाइट लेआउट, कि इसमें जो फर्ज करें कोई चीज आगे जा रही है, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, वो सारी चीजें बराबर कर दे, उसको टाइट कर दे ऐसे हमने, ताकि ये पूरा एक डैशबोर्ड की तरह शो हो सके। आगे हम plt डॉट शो की सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए जो है ना यूज करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर आपको मैं मकसद बताता हूँ कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्यों की, ये चेक क्यों कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ लें। किसी का कोई सर क्वेश्चन मेरा है? क्वेश्चन है कि जैसे जी कि जी हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर जी जी हमें खुद ही सिलेक्ट करना है, मतलब कि इसका कौन सा हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि बार चार्ट भी होते हैं, हिस्टो आपने यहाँ पे किया है, तो जी बेस्ट कौन सा है, मतलब ये वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये कौन सा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिहाज से, या फिर हम मतलब यही हिस्टोग्राम अच्छा है? मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जिस तरह सी बॉर्न है या मैटप्लॉटलिब है, ठीक है, वहाँ पे बड़े खूबसूरत से ग्राफ्स दिए होते हैं। ये देखिए, तो ये वेबसाइट प्लॉट लिखी, यस। ये लोड हो रही है। तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं, जिस तरह का मर्जी आप चाहें शो करा सकते हैं, और जिस पे भी क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो
एक में ये लोड हो रही है, उसका कोड भी दिया होता है, 3-3 4-4 लाइनों का कोड होता है। आपने कुछ भी रटना नहीं होता चीज़ों को, ठीक है, हम कोड को याद कर लें, ये कोड आपने बस जस्ट कॉपी पेस्ट करने हैं, इंस्टॉल करनी है चीज़ें, ठीक है, और आपके पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब जैसे ये ऊपर कोड लिखा हुआ है, ये हम डैशबोर्ड शो कराना चाह रहे हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स के, आप जो मर्जी जिस मकसद के लिए आप यूज करना चाहें आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने समझा कि कल आप लोगों ने विजुअलाइजेशन की क्लास पढ़ी थी, तो उसमें सर ने डिस्कस की होंगी ये चीज़, इसलिए मैं ये डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। अब ज्यादातर ये यूज किया जाता है, ये हिस्टो प्लॉट। वो क्यों, ये देखिए यहाँ जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है ना, ये हमारा डाटा जो है उसकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हमने देखना होता है कौन सी सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे जो मॉडल्स होते हैं ना वो अच्छा, वो ये चीज रिक्वायर करते हैं कि आपका जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो नॉर्मलाइज हो, वो उसकी स्केलिंग की गई हो, ठीक है। जो हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं या केएनएन यूज कर रहे होते हैं या एसवीएम, ये कल मैंने वो पहले जो है ना आप लोगों को एल्गोरिदम्स कुछ बताए थे, मॉडल्स बताए थे, तो वो डिमांड करते हैं कि आपका जो है ना डाटा पहले डिस्ट्रीब्यूट हो, वो भी नॉर्मलाइज हो, उसकी स्केलिंग की गई हो। लेकिन जो आज हमने यूज किया रैंडम फॉरेस्ट, ये इस तरह की कोई डिमांड नहीं करता। इसमें क्या है, आज करें, ये देखें, ये स्केल किया गया है, ये नॉर्मलाइज है कि एक रेंज के अंदर आपको अगर एक यहाँ पे बढ़ भी रही है तो इसको हमने पहले नॉर्मलाइज करना होता है कि ये चीजें ऐसे आ जाए। एक रेंज के अंदर 0-1 की रेंज में फर्ज करें, वो बाउंड कर दिया जाता है, इसको कहते हैं स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मीन मैक्स स्केलिंग होता है, जी स्कोर की मदद से हम करते हैं, ये कुछ डेप्थ जो है ना स्टैटिक्स आ जाती है। ये देखें, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं है, ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्क्यूनेस है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो आज हम वो रैंडम फॉरेस्ट ट्री यूज कर रहे हैं तो वो इस चीज की डिमांड नहीं करता, तो इसलिए हम इसको डील नहीं कर रहे। अगर वो इस चीज की डिमांड करता तो हमें आगे बढ़ने से पहले इस चीज को पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें इक्वल टाइप आ जाए। आपका जो ग्राफ है वो एक स्केलिंग नॉर्मलाइज टाइप में आ जाए। शायद मैं यहाँ पे दिखा दूं, नॉर्मलाइजेशन, ये देखिए इस तरह की चीज, ये नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग, ये आगे डीपली कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमने यहाँ पे देखना होता है, ये करना लाजमी होता है, तब जाके आपका आगे मॉडल जो है ना अच्छे से परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो शुड आई मूव फॉरवर्ड। अब हमने देखना है कि जिस कॉलम पे हमने ये मॉडल ट्रेन करना है, रेनफॉल का जो कॉलम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है, उसमें देखते हैं कि वो कैसे शो होता है। उसके लिए भी वही सेम चीजें, प्लॉट करें, डॉट फिग, फिगर का साइज जो भी आप रखना चाहें, खास कर यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ 6, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। आगे आप सी बॉन्ड में से काउंट प्लॉट, वो भी एक तरह से ग्राफ टाइप शो हो रही होगी चीज, तो कॉलम का नाम एक्स पे वैल्यू आप शो कराना चाहते हैं रेनफॉल, ठीक है। फिर डाटा में आप डाटा जो आपके पास ऊपर आ रहा होगा वो चीज, अब यहाँ पे आप टाइटल जो मर्जी दे दें, जैसे ऊपर लिखा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल और हमने उसको शो कराना है। ये वो कॉलम है जो कि जिस पे हमने प्रिडिक्शन करनी है, जिसकी वैल्यू हमने बतानी है, जिस पे हमने मॉडल को ट्रेन करना है। तो इसमें देखें कि जो 1 हमने और 0, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 1 उसके लिए लिखा था जो बता रहा हो कि रेनफॉल जो है वो यस, उसकी प्रिडिक्शन यस में आ रही है। आप देखें कि उसकी वैल्यूज काफी ज्यादा है, और जो मैंने कहा था कि नो,
उसको मैंने बताया था कि वो 0 के इक्वल हो, तो उसकी वैल्यूज कम है, वो एक मतलब कि 120 है, 120 के करीब करीब, और जो 1 है उसकी जो है ना 250 के करीब है। तो ये जो है ना क्लास इम्बैलेंस हो गई है, ये कॉन्सेप्ट होता है क्लास इम्बैलेंस का। हमारा डाटा, हमारा मॉडल ये डिमांड करता है कि आपका जो डाटा है वो बैलेंस होना चाहिए, उसकी क्लासेस, उसके फीचर्स वो बैलेंस होने चाहिए। अब इसको हमने डील करना होता है। ये हम अभी मॉडल ट्रेनिंग से पहले के स्टेप्स हैं, प्री प्रोसेसिंग पे हैं हम अभी, ईडीए पे हैं, और ये स्टेप्स हर एक मॉडल में होते हैं। एक बार आप ये स्टेप्स समझ लें कि 80% कोड होता है जो कि आप हर मॉडल में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोरिलेशन कैसे है। हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स थे ना, प्रेशर था, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी थी, क्लाउड था, रेनफॉल था, सनशाइन था। तो उन कॉलम्स का, फीचर्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो चेक करने के लिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके लिए ज्यादातर यूज होता है सी बॉर्न में से हीट मैप। वो मैं अभी प्लॉट करके आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है उसको भी, ऐसे प्लॉट। ठीक है, उसका साइज, ठीक है, टर्मिनेट कर लें या जो भी। सी बॉन्ड में से हमने हीट मैप को, ये भी एक ग्राफ की टाइप है, ठीक है, वो हमने प्लॉट कर लिया। हमने डाटा का कोरिलेशन बताना है, या आगे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे समझने के पैरामीटर्स पास करने होते हैं, वो पास कर दें आप। और यहाँ पे एक और भी वैल्यू आती है, वो है एफ एम टी इक्वल डॉट टू एफ। ठीक है, अब ये चीज क्या करेगी कि ये अभी शो रहा है आप लोगों को हीट नो मैप। सर, अब हमने शो नहीं हो रहा। हीट मैप नहीं शो हो रहा, कोड वाली ये स्लाइड, वो वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है नोटबुक। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आपका कोड भी शो। ओके, ये हीट मैप शो हो रहा है, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स। जी सर। जी, तो अब हमने ये देखना है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा है। वो हमने क्या है कि प्रेशर, ये देखें सेम वैल्यूज होती हैं कॉलम, ये एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। हमने इनका रिलेशन देखना होता है। वो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल, इस तरह की कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या कम हो रही है, इनका रिलेशन इस तरह क्या बनता है। ठीक है, ये क्यों हम करते हैं, अब देखें कि बाकी वैल्यूज हैं, खास करें ये 0.30 और 83 है, ये माइनस में है, इसका कोरिलेशन माइनस में हो गया। ये जो चीज है, ये क्या शो करा रही है कि आपका कितना रिलेशन है। अगर हाईएस्ट है तो वो वहां पे 1 या 0.99, वो फुल रेड टाइप जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो जिनमें हाई रिलेशन होता है ना वैल्यूज, ये भी हमारे डाटा, हमारे मॉडल के लिए सही नहीं होती, हमने इनको भी डील करना होता है। तो हमने इसको अब डील करना है, इसको खत्म करना है कि जो हमारे पास, अब देखिए बाकियों में तो कहीं पे ज्यादा हाई रिलेशन नहीं शो हो रहा, हाई रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, इनमें। ठीक है, अगर हम इनको रिमूव कर दें तो हमारा जो है ना इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा। और ये ड्यू पॉइंट, ये भी इसी चीज को शो करता है कि आपका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, क्योंकि इनका हाई को रिलेशन आ रहा है इस पे, मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे अफेक्ट आ रहा है। तो इसको हमने आगे डील कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या आउटलायर हमने चेक करना हो हमारे डाटा में। आउटलायर के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि फर्ज करें 99 लोग बोल रहे हैं, एक काला आके बैठ गया, तो वो एक आउटलायर का काम करता है। ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपके मॉडल पे अफेक्ट कर रही होते हैं कि एक ग्रुप से वो एक चीज डिफरेंट आ गई है, उसको आउटलायर कहते हैं। अब उसको देखना है कि हमारे डाटा में वो तो नहीं है। वैसे फिगर प्लॉट करेंगे हम, ठीक है, बाहर लूप हर कॉलम पे हमने, क्योंकि वो करनी है चीजें, तो मैं वहीं से ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ।
हमने इसको अब शो डिफरेंट तरीके से हम करा सकते हैं। जैसे मैं हमने कहा कि हमारी मर्जी है ईस्ट प्लॉट में कर लें या बॉक्स प्लॉट में कर लें, तो यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं ज्यादातर आउटलायर्स को देखने के लिए ना, और उनका क्या लेवल बन रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ईस्ट प्लॉट की जगह बॉक्स प्लॉट लिख देना। ठीक है, इसको रन करते हैं। And हाँ, ये बॉक्स प्लॉट में एक एरिया नहीं आता जी। अब ये हमारे पास डिफरेंट एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने शो करानी थी आउटलायर्स को देखने के लिए, उसके लिए हमने ये बॉक्स प्लॉट यूज किया। ठीक है, ये इस तरह की शेप होती है बॉक्स प्लॉट की। ये जो दरमियान वाली लाइन है ये मीडियन को शो कर रही होती है। ठीक है, ये मिन मैक्स या यहाँ पे क्वार्टाइल का एक चीज फंक्शन होती है, थर्ड क्वार्टाइल, टू क्वार्टाइल। ठीक है, वो स्टैटिक्स कुछ टर्म्स हैं, वो ये जो ऊपर वाली चीज है ये नीचे वाली ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दरमियान वाली जो लाइन है ये मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे आउटलायर क्या है ये देखें, ये दो जो डॉट्स आपको बाहर से इस बाउंड्री से बाहर नजर आ रही है ना, ये आउटलायर है। समझ आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पे कोई नहीं है, ये मतलब इस कॉलम में कोई आउटलायर नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए कुछ और वैल्यूज हैं, ये और हैं, ये आउटलायर्स है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे डाटा में आप देखें कि ये भी सही है, ये भी कॉलम सही है, ये काफी सारे, ये कुछ कॉलम्स में थोड़ी सी जो वैल्यूज हैं वो आउटलायर। अगर आप इसको डील करना चाहें तो आउटलायर के डिफरेंट से मेथड होते हैं। ठीक है, वो भी प्री प्रोसेसिंग में यूज हो रहे होते हैं, उसको भी आप वैसे जैसे हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया था वैसे ही आप आउटलायर को भी हैंडल करते हैं, वो उससे जी स्कोर मेथड से। ठीक है, कि उसकी वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर देन हो, यहाँ पे अब मैं क्योंकि ज्यादातर आउटलायर नहीं है, अब हम इनको डील भी ना भी करें तो ज्यादा एक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप करना भी चाहें तो वो आप नॉर्मल वो उसको आउटलायर डीलिंग के लिए जो कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप गूगल करके आपको आसानी से मिल जाएंगे, या चैट जीपीटी से आप देख लीजिए। आउटलायर अगर रिमूव करने हो, अगर आपके डाटा में ज्यादा हो तब ही कीजिएगा, अभी ज्यादा नहीं है तो हमें इतना खपने की जरूरत है। ठीक है, अब हमने वही बात की थी कि कुछ कॉलम्स का जो है ना आप इसमें हाई कोरिलेशन था, अब हमने रिमूव करना है। ठीक है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, जैसे ऊपर मैंने एक चीज लिखी थी ड्रॉप की, तो हम वो चीज यहाँ पे भी लिख देंगे डाटा। ठीक है, कुछ कॉलम हैं जिनको हमने रिमूव करना है। एक हमारे पास मैक्स टेम्परेचर का था, एक हमारे पास टेम्परेचर का था। एक और हमारे पास मीन टेम्परेचर का। ठीक है, अब हमने उनको रिमूव कर दिया, ताकि हमारे पास इनको रिमूव करने से एक तो हमारे डाटा पे इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, एक हम टर्म यूज करते हैं डिमेंशनैलिटी रिडक्शन। ठीक है, वो ये कि अननेसेसरी वैल्यूज को हमने रिमूव करना होता है जिससे हमारे डाटा पे और हमारे मॉडल पे इफेक्ट ना आए। ये वही चीजें हो रही। आई होप यहाँ तक समझ आ गई हो। अब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या है डाटा में। किसी का कोई क्वेश्चन है? कितना सारा डाटा था और ये कुछ हमारे पास बचा। ठीक है, जिसको हमने आगे यूज करना है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इसको स्प्लिट करना है, एक तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए, दूसरा हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए स्प्लिट करना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप समझ आ गई होगी यहाँ तक। और एक बार यहाँ पे मैंने एक चीज डिस्कस की थी विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन हमने पहले इसलिए परफॉर्म कर ली कि हम हमें देखते ही पता चल जाए ग्राफ्स को कि हम डिसीजन कर रहे हैं कि किसी चीज की वैल्यू अगर ज्यादा है वो पता चल जाए, किसी की कम है तो वो पता चल।
हमने ये रियलाइज किया था कि रेनफॉल यस जो है उसकी वैल्यू उस क्लास में ज्यादा है, क्लास इम्बैलेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, और नो की वैल्यूज कम है। तो इसको हमने डील कैसे करना है, अब इसको हमने डील करना है। तो अब चेक करते हैं कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी क्लास कौन सी है। मेजॉरिटी वही के जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही हो, जैसे कि 1 की आ रही थी, आप देखते हैं कि कितनी आ रही है, और मिनॉरिटी कितनी आ रही है, तो वो किस कॉलम पे थी उसको हमने प्रिंट कराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट था, हाँ यहाँ पे डाटा और उसकी वैल्यूज काउंट करके। ये चीज जो हमारे पास 1 है उसकी वैल्यूज हैं 249, ये काफी ज्यादा है। और दूसरी जो है जो कि नो में ये आंसर था 0, जो हमने उसको टाइप कास्ट किया था, वो 117 है। ये काफी क्लास इम्बैलेंस है, ये भी हमारे मॉडल पे अफेक्ट करती है, डाटा साइन ही है, तो इसको भी हमने हैंडल करना होता है। इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम एक ऊपर मैंने, अब सबसे ऊपर चले जाएं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये रीसैंपल, ये क्यों इंपोर्ट की थी एसक्यूएल में से। ये इसलिए कि हम इस जैसे केसेस को हैंडल कर सकें, जो हमने अभी देखा कि क्लास इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट था, उसको हम ओवर बैलेंस करके, ओवर क्लास का एक कोई मेथड होता है वो भी यूज कर सकते हैं, अंडर का भी होता है। तो हम वो चीजें देखते हैं कि कैसे करनी है, इसको कैसे बैलेंस करना है। उसको उस, जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अब यहाँ पे हम उनको सेपरेट कर देते हैं कि मेजॉरिटी है, एफ हमारे अगले अवार्ड सबको इनका बहुत इंतजार है, और खासतौर पे प्रोड्यूसर्स इसका बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि प्लीज अनम्यूट कर लें आप। ऑफिस में सजाते हैं, क्योंकि इन प्रोड्यूसर्स के गांव में 30 मैम आप इनको अनम्यूट, वो म्यूट करते हैं। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, वरना मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। आपको यहाँ पे बताया कि हमने क्लास इम्बैलेंस को देखना है, कि देखा है कि ये 1 और 0 ये क्लास इम्बैलेंस हो रही है, तो इसको हमने डील करना है। उनको हमने सेपरेट बना लिया, 0 वाले और 1 वाली को, ये उसके लिए कोड मैंने लिखा। अब देखते हैं कि हर मेजॉरिटी में कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं, और मिनॉरिटी में कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं। तो ये हम शेप से, एक शेप का हमने मैथड ऊपर लिखा था, तो उससे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो सजेशन भी दे रहा है। गूगल कोलैब बड़ी फास्ट है, इसलिए हम मॉडल को इस पे ज्यादातर ट्रेन कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जेमिनी इंटीग्रेट है, तो वो सारे काम खुद ही कर रही होती है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने उसको हैंडल कैसे करना है, ये डाउन सैम्पलिंग। ठीक है, मैंने एक और बताया कि ओवर सैम्पलिंग, वो भी एक मेथड है। तो हम ये मेथड्स यूज करते रहते हैं ताकि हम जो है ना अपने डाटा को अच्छे से अच्छा बना सकें, मॉडल को ट्रेन करने के काबिल बना सकें। चलें ये एक मेथड यूज कर देते हैं डाउन सैम्पलिंग का। ठीक है, मेजॉरिटी डॉट सैंपल, एक हमने एक वेरिएबल ले लिया, टी सैंपल ऊपर हमने एक इंपोर्ट किया था। ठीक है, उसमें एक तो टीएफ मेजॉरिटी है, और उसको हमने एक और पैरामीटर होता है, हाँ ये रिप्लेस फॉल्स, यानी सैंपल लेंथ जो होती है उसकी वो, और रैंडम स्टेट। हाँ ये रैंडम स्टेट कोई भी आप दे सकते हैं, 42 दे लें, हर डाटा पे डिपेंड दे सकते हैं आप। अगर आप इसे चेंज करेंगे तब आपकी आउटपुट्स भी चेंज होंगी, आपके मॉडल की एक्यूरेसी भी चेंज होगी इससे भी, रैंडम स्टेट। ठीक है, ये काफी जगह पे ये यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पे 42 अक्सर यूज किया जाता है, तो इसलिए इसने सजेशन में 42 ही दे दिया। कैन नॉट सैंपल आउट ऑफ, ओके, ये क्यों एरर रहा होगा, आप लोगों को कुछ आइडिया है? वो बता रहा है कि मैं
249 को जो है ना सैंपल आउट कर रहा हूँ, लेकिन है ये 117। यहाँ पे हमने मेजोरिटी लिखा है, यहाँ पे मेजोरिटी लिखा है, लेकिन यहाँ पे लेंथ में हमने मिनॉरिटी लिखी है, इस वजह से आई थिंक आना तो यहाँ पे मिनॉरिटी था। मेजोरिटी डॉट बट इसमें चले जिम्माई से पूछते हैं। हाँ, हमने ये कॉन्कैटिनेट नहीं किया हुआ था, ये एक मैं स्टेप भूल गया था। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गई हो आप लोगों को। ये कॉन्कैटिनेट जब हम करेंगे ना वैल्यूज की, कि हमारे पास जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी की ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको कॉन्कैटिनेट करने से जो है ना हम इस चीज को, जो लेंथ है उस पे हम बैलेंस कर रहे होते हैं, उसको रिप्लेस, मतलब कि यहाँ पे हमने स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ तक ये जो रिप्लेस का है ना, हम उसको शफलिंग कर रहे होते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को जो है ना कॉन्कैटिनेट कर रहे होते हैं, कि हम अपनी जो है ना उसको क्लास को बैलेंस कर सकें। ये इसलिए हमने ये एक स्टेप में भूल रहा था, तो ये इस वजह से आ रहा था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, फिर आगे हम मूव करते हैं। इसमें शफल भी करती है, इसको हम रिमूव करते हैं। हम दोबारा से ये चीजें लिख लेंगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बता रहा था। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। हमने उसको कॉन्कैटिनेट कर लिया, अब हम उसकी शेप देखना चाहते हैं कि हमारा जो है डेटा जो है वो किस शेप में शो हो रहा है डाउन सैंपल का जो है। उसके लिए हम df डॉट डाउन सैंपल मेजॉरिटी डाउन सैंपल डॉट शेप, ये देखिए अब शो हो रही है कि मेजॉरिटी में जो है ना वो इतनी हो गया 117 और 8 जो है ना उसकी कॉलम्स होती हैं। एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, कोई कॉलम ड्रॉप किया, मिनॉरिटी देखी, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को देख लिया। I think
चले हम अपने डाटा को, ये कुछ स्टेप्स थे जो यहाँ पे हम अपनी शेप देखते थे और एक आगे हमने लिखना था उसका ऐड देख के हमारे पास डाउन सैंपल में हमारे पास कॉलम कहाँ गया? चलो मैं इसको दोबारा से जो है ना खुद कोड करके लिखता हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गई कि हमने क्लास को जो इम्बैलेंस थी उसको बैलेंस करने के लिए ये कोड लिखा था, उसके जो है ना सेपरेट कर लिए थे कुछ चीजें। अब यहाँ पे हम उसको हैंडल कर रहे हैं कि डाउन सैम्पलिंग किस तरह की जाती है। उसमें df डॉट मेजॉरिटी जो है वो डाउन सैंपल, ये डाउन सैंपल उसको रीसैंपल कर दे df डॉट मेजॉरिटी replace false and samples length। अब सही बात कर रहा है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि इसमें शेप क्या बनी है। df majority down sampled dot shape और शेप नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेप ये भी आता है कि हम उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं वैल्यूज को। मेजॉरिटी डाउन सैंपल्ड, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे डाउन सैंपल्ड। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? कॉन्कैटिनेट कर लिया। अब हमने उसकी वैल्यूज को देखना है कि अब वैल्यूज क्या आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन करने के बाद इसको शेप से पता चलेगा हमें ये कॉन्कैटिनेट करने के बाद। और ये जो हमने ऊपर सैम्पलिंग वाला किया था प्रोसेस बैलेंस करने के लिए, हमारे पास जो आई है ना मेजॉरिटी की, उसका सैंपल आया है कि वो 249 थी तो 234 होगी, लेकिन ये ज्यादा अभी भी डील नहीं हुई। तो उसको डील करने के लिए अब हम इसको शफल करते हैं। या हम यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का जो है ना डाटा हमारे पास शो हो रहा है। तो इसके लिए हेड की जो हमने कमांड लिखी थी वो लिख सकते हैं, डाउन सैंपल डॉट हेड। ये चीज है, प्रेशर आ रहा है, ये रेनफॉल ज्यादातर ये पानी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अभी भी जो है ना वो कॉन्कैटिनेशन से भी हल नहीं हुआ, वो जो क्लास जो है वो बैलेंस नहीं हुई। ठीक है, उसके लिए अब बैलेंस करने के लिए हम शफल का एक जो है ना चीज यूज होती है, शफलिंग करते हैं हम अपने डाटा में। उसको कैसे करना है, df सैंपल, ठीक है, df डॉट सैंपल उसमें जो एक फ्रैक्शन 1 का और रैंडम स्टेट हमने जो ऊपर 42 दी थी वो आ जाएगा। सेट इंडेक्स के उन वैल्यूज को जहाँ उनका इंडेक्स दोबारा से चेंज कर दे, क्योंकि हमने उनको शफलिंग करनी है कि एक जगह को एक वैल्यू को अगर 0 है तो उसको 1 कर दे, कहीं पे अगर ज्यादातर 1 है उसको 0 0 कर दे। तो इस तरह वो ऑटोमेटिक शफलिंग करेगा ताकि क्लास को बैलेंस किया जा सके। ये अब शफलिंग हो गई। अब दोबारा से हम ये चीज देखते हैं कि क्या वो शफलिंग हुई है या नहीं। किसी
किसी का कोई क्वेश्चन, कोई था तो नहीं गया, ताकि मैं इस वजह से ड्रॉप करूँगी। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? आप लोग थोड़ा रिस्पांस देंगे तभी जो है ना फिर आगे, क्योंकि थोड़ा सा ही भी अब रह गया है, बाकी हमने ओवरऑल कवर यस कर सर। लिए जी। ये मुझे बनाते हुए तकरीबन 3 घंटे लगे थे, आप लोगों को 2 घंटे में समझाना थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब हमने देखा कि इसकी शफलिंग हो गई है कि 1001 ये शफलिंग हो गई है, पहले ये 11 आ रहा था, अब ये क्लास अब बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, और इसको देखने के लिए हम रेनफॉल पे चेक करते हैं कि क्लास बैलेंस हुई है या नहीं। वैल्यू काउंट कर लेते हैं। ये देखें, मतलब कि अगर रेनफॉल यस है तो उसकी भी 117 हो गई है, और रेनफॉल नो पे भी 117, ये बैलेंस हो चुकी है चीज, जिसको हमने हैंडल कर लिया। अब चीज आती है ट्रेनिंग की तरफ, कि अब हमारे पास डाटा तो सही हो गया, बैलेंस हो गया, अब हमने उसमें से कितना डाटा जो है ना टारगेटिंग पर्पज के लिए रखना है, मतलब आउटपुट प्रिडिक्शन के लिए, सॉरी ट्रेनिंग पर्पज के लिए, और एक टेस्टिंग पर्पज के लिए। ठीक है, क्या हम 80% ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, 20% उसके लिए टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाटा को स्प्लिट करते हैं। कोई बता सकता है यहाँ पे एक्स कौन सा इनपुट होता है, वो कौन सा वेरिएबल होता है, या वाई कौन सा वेरिएबल होता है, वाई को क्या कहते हैं यहाँ पे, एनीवन? वाई जो होता है ये हमारा टारगेट वेरिएबल होता है, जो कि हमने प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज भी देख सकते हैं। एक्स पे, सॉरी, एक्स यहाँ पे कैपिटल अक्सर यूज होता है, तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल। जी, तो एक्स पे ये पैरामीटर्स आ गए, हर एक जो कॉलम था उस पे एक्स की वैल्यूज ये आएंगे। ठीक है, टारगेट वेरिएबल प्रिंट वाई, चेक कर लेना ये वाई की वैल्यूज, जो क्योंकि हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल था वो था रेनफॉल, हमने उसको प्रिडिक्ट करना था कि यस आएगा या नो आएगा, तो उसके लिए ये 0 1 ये चीजें आ रही। ठीक है, और जो एक्स था वो हमारे पास इनपुट वेरिएबल था, इनपुट में ये सब थे कि आप प्रेशर भी देंगे, ये डाटा देंगे, क्लाउड का, सनशाइन, विंड स्पीड, ये सारा डाटा आपका इनपुट बनेगा, और टारगेट वेरिएबल आपका वाई बनेगा, जिसको हमने आपने प्रिडिक्ट करना है। अब ट्रेनिंग डाटा को अलग करना है, टेस्ट डाटा को अलग करना है, स्प्लिटिंग करनी है यहाँ पे। आप वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक्स ट्रेन ये इनपुट डाटा कुछ जो है ना वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, कुछ जो है ना टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसलिए एक्स ट्रेन लिखा है, एक्स टेस्ट लिखा है, वाई ट्रेन लिखा है, वाई टेस्ट लिखा है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये ऊपर हमने एक, अब ऊपर ज्यादा तो मैं नहीं जा सकता है, जब हमने इंपोर्ट की थी तो वहां से हमने स्किटलैंड में से ये मेथड इंपोर्ट किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन या मेथड समझ लें, ये इंपोर्ट किया था। टेस्ट साइज का यहाँ पे मतलब क्या है, 0.2 के 80% जो डाटा है हम यूज कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और 20% जो डाटा है वो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये उसकी रेशियो बता रहा है, रैंडम स्टेट वहीं जो ऊपर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। फाइनली अब हम आ गए अपने मॉडल ट्रेनिंग पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि यूज कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट मॉडल क्लासिफिकेशन के, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मॉडल को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आरएफ मॉडल। जो मॉडल हमारे पास है वो उसकी रैंडम स्टेट जो थी उसमें कुछ ये पैरम ग्रेड, ये क्या चीजें हैं, ये
लोगों को कि कुछ वैल्यूज हम देते हैं कि जो हम फीचर एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं या अब हमने सेव कराना है या आगे हमने वेब पे जो है ना वो करना है, इम्प्लीमेंट डिप्लॉय करना है, तो जो डाटा आएगा यूजर से तो क्या वो फीचर से मैच कर रहा होगा, क्या ये पैरामीटर मैच कर रहे होंगे। और यहाँ पे इसमें क्लासीफायर में रैंडम फॉरेस्ट में जो अभी ऊपर मैंने बताए थे कि स्क्वायर रूट, लॉग्स और एक मीन, क्वार्टाइल, टू या थर्ड, इस तरह की टर्म्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो सारी चीजें इसमें बिल्ट इन होती हैं। ये उसी की वैल्यूज है। यहाँ पे 50 दे लें, 100 दे लें, कोई भी वैल्यूज आप दे सकते हैं, ठीक है। 200 दे लें, मैक्स डेप्थ, ये भी सही है। इससे एक और चीज आती थी यहाँ पे, वो आती है मैक्स फीचर। स्क्वायर रूट, लॉग टू, ये नन को यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे। एक और आती है कि सैंपल्स हमारे कौन से बने हैं मिनिमम, उसका लीफ फ्रूट क्या बना है। ये हमारा एक समझ लें कि ट्री बन रहा है, ठीक है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में क्या मतलब कि ज्यादातर ट्रीज होते हैं। एक ट्रीज एस्टिमेटर्स का हो गया, मैक्सिमम फीचर्स का हो गया, मैक्सिमम उसकी डेप्थ कितनी होगी, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, उसका लीफ फ्रूट कौन सा होगा, ये सारी चीजें ये वही हम डिफाइन करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जब आप लोग थक जाएं तो मुझे बता दीजिएगा कि बाकी का कोड जो मैंने पहले से लिखा हुआ है फिर वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे एंड पे ही हम मॉडल को एवेल्युएशन करना है, बस खत्म हो गया। जी, तो ये हमने वो चीज डिफाइन कर ली। अब एक चीज हम यूज करते हैं, हाइपर ट्यूनिंग। जो हमने ऊपर ये पैरामीटर्स दिए थे ना, उसकी हमने हाइपर ट्यूनिंग करनी है ताकि हमारा जो मॉडल है वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करे और हम इसमें से बेस्ट जो है ना रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज कर सकें। ये ग्रिड सर्च, ऊपर हमने ग्रिड सर्च सीवी, एक और होता है रैंडम सर्च सीवी। ग्रिड सर्च क्योंकि हमारा डाटा स्मॉल है तो उसको हम अच्छे से प्रोसेस करने के लिए टाइम के साथ इसीलिए यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा डाटा होता तो यहाँ पे रैंडम सर्च सीवी का मेथड यूज होना था। एस्टिमेटर आरएफ पैरामीटर, इसमें पैरम ग्रिड था, इसमें आरएफ था, सीवी, ये सीवी, ये जो चीजें हमने 5 डिफाइन की थी वो आ गई। अगेन ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, ये ग्रिड सर्च सीवी ये इम्प्लीमेंट क्यों कर रहा हूँ कि जो हम ये क्लासिफायर यूज कर रहे हैं इसको जो है ना ज्यादा से ज्यादा इसे काम अच्छे से अच्छा लिया जा सके। आम वर्ड में अगर ये कहें तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ग्रिड सर्च एस्टिमेटर ग्रिड, grid search is not defined. जी, तो अब हमारा जो है ना वो क्लासिफायर का मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अगेन
जब अभी हम एवेल्युएशन पे जाएंगे फिर आपको मैं सारा 2 मिनट के अंदर सारा स्टेप्स फ्लो आपको बताऊंगा। यहाँ तक जो हमने कोड लिखा है ये 80% कोड हमारा जो है हर मॉडल में यूज हो रहा होगा। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल यूज कर रहे होंगे वहीं पे ये सारा कोड ऐसे लिख रहे होंगे, ऐसे आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर रहे होंगे, आउटलायर्स को, क्लास को बैलेंस कर रहे होंगे। ये जिस तरह का आपका डाटा होगा, अभी ये कुछ डाटा जो है ना हमारा कुछ सही था, इसमें ज्यादा मिसिंग वैल्यूज भी नहीं थी, आउटलायर्स भी नहीं थे। अगर वो होते तो हमारा और ज्यादा काम यहाँ पे होना था। ये 80% काम होता है हमारा, जिसकी बेस पे आ गया हमारा कोई भी मॉडल बना रहे होते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा इसको इंपोर्ट करने के लिए, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है जब तक ये लोड होता है, या कोई सजेशन देना चाहे, या किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो मैं कुछ और इजी मेथड यूज करूं। सबको समझ आ रही है? थोड़ी बहुत तो इनपुट दें। यस सर। ओके, ये थोड़ा सा लोड हो जाए क्योंकि ये इंपोर्टिंग में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इसका इतना जो है ना रैम नहीं होती, इस वजह से ये टाइम लेते हैं। इससे ज्यादा बड़ा मॉडल ट्रेन कर रहे होते तो लैपटॉप ही जवाब दे जाना था, चाहे 8 GB रैम क्यों नहीं है, SSD। इस चीज के लिए फिर आप जब रिसर्च बेस्ड काम कर रहे होते हैं वहाँ GPU यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है यहाँ पे रन टाइम में कुछ चेंजमेंट होती है? कोई बताएगा क्या चेंजमेंट करते हैं हम कोई भी मॉडल ट्रेन करने से पहले या नोटबुक पे वर्क करने से पहले? आप लोगों ने वो किया है क्या? मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसमें वो चेंजमेंट नहीं की तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बता दें सर सर एक दफा। आप बता दें। जी, तो जब हम कोई भी मॉडल बना रहे होते हैं या कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो कोलैब की फाइल है वो हमें GPUs भी प्रोवाइड करती है ताकि उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो, फास्टली काम करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे रन टाइम पे जाके चेंज रन टाइम टाइप कर देते हैं, उसमें आप GPU ये जो 4 TB GPU है इसको सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी जो अभी क्योंकि ये बहुत जल्दी फास्टली हो गया, अगर वो चीज़ मैंने इनेबल ना की होती, सेव ना की होती, तो इसको मेरे लैपटॉप के हिसाब से 5 से 10 मिनट लग जाने। तो ये चीज आप जब मॉडल ट्रेन करने लगे तो पहले पहले इसको चेंज कर लिया करें, ताकि वो यहाँ पे जो ये रैम डिस्क ये सारी चीजें ये देखें अब शो हो रही हैं कि कितना एक कंप्यूटर GPU यूज हो रहा है, कौन सा कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे शो हो रही होती है। चलें, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम फॉरवर्ड करते हैं। अब हमने इसको बेस्ट मॉडल बनाना है, जो हमने क्लासिफायर का ये यूज किया है, इसको कैसे करेंगे? बेस्ट RF का हमने एक वेरिएबल लिया मॉडल, और ग्रिड सर्च, उसमें जो बेस्ट एस्टिमेटर का था वो चीज़ हमने इंपोर्ट कर ली और इसको हम प्रिंट करा देते हैं ताकि हमें पता भी चले कि क्या ये बेस्ट बन चुका है या बेस्ट पैरामीटर्स। random forest
search rf dot test जी। तो ये चीज हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ तक हमारा काम था ट्रेनिंग डेटा तक, ये हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब हम मॉडल को करते हैं एवेल्युएट। वो कैसे करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसका जी स्कोर देखना पड़ता है, उसका मतलब सीवी स्कोर, मतलब क्रॉस वैलिडेशन स्कोर चेक करना पड़ता है, उसकी एक्यूरेसी उससे पता चलती है। तो हम वो चीज अब करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन के लिए सीवी लिखते हैं, सीवी अंडरस्कोर स्कोर्स, उसका हमने क्योंकि मालूम करना है। सीवी स्कोर इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का मेथड हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, बेस्ट जो हमारे पास मॉडल है वो एक्सट्रेन जो हम यूज कर रहे हैं, वाई ट्रेन, और सीवी जो ऊपर हमने क्रॉस वेरिएंट यूज किए थे वो आ गया। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या आ रहा है वो प्रिंट कराना है हमने, और एक चीज प्रिंट करानी है, मीन क्या आ रहा है। ये सब चीजें हम ये देखें, ये चार जो है ना, एक क्रॉस वो एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये उसी की वैल्यूज हैं, ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। ठीक है, इसकी बेस पे इनका जो मीन निकला है ये हमारी एक्यूरेसी को शो कर रहा है कि 81% जो मॉडल हमारा ट्रेनिंग डाटा पे, ये देखें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, कि अगर हमने एक्स इनपुट ट्रेन दिया है, मतलब ट्रेनिंग डाटा में जो डाटा दिया है वो यूज करें, तो हमारी आउटपुट उस ट्रेनिंग डाटा पे क्या आ रही होगी। मतलब कि अगर हम एक बच्चे को बताएं कि ये कैट है, और उसे के सामने भी कैट रख दें, ठीक है, उससे पहले से बता दें ये ट्रेनिंग पे, तो वो बता रहा है कि हाँ ये कैट है। तो इसकी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 81% है। इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। वो कैसे, वो जो हम ऊपर प्री प्रोसेसिंग कर चुके हैं, क्लास को बैलेंस कर चुके हैं, उसको अगर हम डिफरेंट मेथड्स यूज करें तो उसकी बेस पे हम ये जो एक्यूरेसी है इसको 95-99% तक ले जाते हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ तक आके आपको फिर से पीछे जाना पड़ता है कि हमने इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी। एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, एक होता है कॉन्सेप्ट लॉस फंक्शन। कि अगर आप लॉस फंक्शन क्या होता है कि 0 और 1 के दरमियान अगर आपकी वैल्यूज उसके दरमियान ज्यादा आ रही हैं, लॉस फंक्शन ज्यादा है, तो आपको दोबारा से पीछे एक प्रोसेस सारा करना पड़ेगा। उसके पैरामीटर डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क जब आप बना रहे होते हैं तो वो आपको दोबारा से बनाने पड़ेंगे, उसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, कुछ मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे, तब आप उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करते जाते हैं, उस लॉस फंक्शन को कम से कम करते जाते हैं। हमारा मॉडल अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के दरमियान में रहना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने पहले भी बताई थी कि ओवर फिटिंग ये होता है कि ट्रेनिंग डाटा पे तो सही वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे अननोन डाटा मिलता है, टेस्टिंग डाटा मिलता है, तो वो सही वर्क नहीं करता। ठीक है, वो चीज होती है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या आती है। प्रिडिक्ट करनी है हमने, प्रिडिक्ट के लिए हमने यूज किया था वाई। वाई पे प्रिडिक्ट होता है, वाई प्रिडिक्ट का हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको बेस्ट मॉडल से प्रिडिक्ट किया, और इसमें चीजें कौन कौन सी प्रिंट करनी है हमने, एक तो उसकी एक्यूरेसी प्रिंट करनी होती है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और उसकी रिपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, वो चीजें हमने प्रिंट करनी होती है। ये एक्यूरेसी आ गई, एक्यूरेसी स्कोर, टेस्ट एंड प्रेडिक्शन। ठीक है, बाकी इसी तरह आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और ये रिपोर्ट्स क्या चीजें होती है। अब देखें, यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रेनिंग पे तो उसकी ट्रेनिंग इनपुट थी, ट्रेनिंग डाटा की ही आउटपुट थी, मतलब कि ट्रेनिंग डाटा पे वो सही परफॉर्म कर रहा था, उसकी एक्यूरेसी थी 81%। लेकिन जैसे ही उसे मैंने प्रिडिक्ट करने के लिए कोई न्यू अननोन वैल्यू दी, एक्स वैल्यू दी, टेस्टिंग डाटा दिया, तो उसकी एक्यूरेसी ड्रॉप होकर 74% पे आ गई।
तो इसका ये मतलब है कि हमारा मॉडल अभी भी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसके लिए वहीं पीछे से जाना पड़ेगा, उसकी बैलेंसिंग सही करनी पड़ेगी, आउटलायर्स को सही करना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना पड़ेगा, कोई और वैल्यूज जो है ना ऐड करनी पड़ेगी, वो मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाके इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें चार चीजें होती हैं: ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फर्ज करें कि हमारा मॉडल बता रहा है कि एक पेशेंट को जो है ना कोरोना वायरस है, कोविड है, ठीक है, और पेशेंट को है भी, मतलब दोनों चीजें ट्रू में हो रही हैं, ट्रू पॉजिटिव। अब हमारा मॉडल बता रहा है कि उसे कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन उसे है एक्चुअल में, तो वो क्या होता है कि ट्रू नेगेटिव, कि हमारा मॉडल सही से इस तरह उसका ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है। ये भी एक टर्म होती है, ये चीजें सीखनी पड़ती हैं आपको मशीन लर्निंग में। फिर ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के उसकी प्रेसिजन कितनी है, उसकी रिकॉल, एफ स्कोर, उसका स्कोर, ये सारे जो चीजें हम डाटा माइनिंग का एक पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डाटा माइनिंग का। मैंने ये पढ़ा था 6 सेमेस्टर में। ये सारी चीजें उसमें पढ़ा रहे होते हैं पूरे सेमेस्टर में। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो टाइम बहुत कम रह गया है। यहाँ तक जो है ना हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है और टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। वो चीजें हमने देख ली कि एक्यूरेसी इतनी है, उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये हुआ। बाकी आगे जो चीज है वो थोड़ी सी लेंथ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आगे चीज होती क्या है। कि मैंने एक पूरी वेबसाइट बनाई हुई थी कि हमने उसको डिप्लॉय कैसे करना है, आपने कल को प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाना है। तो आप कहें तो फिर मैं डायरेक्ट उसी पे शिफ्ट हो जाऊं, आपको वहीं समझा दूं, क्योंकि बाकी सिर्फ 10-15 मिनट ही हैं। क्योंकि वो अगर दोबारा से लिखना स्टार्ट किया तो ये तो सारी रात बैठना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप लोग? सर बता दें। ओके। ओके, मैं अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ, और वो मैं अलग से स्क्रीन शेयर करके पूरा मॉडल जैसे बनता है उसकी पूरी रिवीजन करा देता हूँ। ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपने कल कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये भी आना चाहिए। हैकाथॉन में जाते हैं तो ये चीज़ें बनाने में आपको चैट जीपीटी सारा कुछ बना देगा, ठीक है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि आपने बनाना कैसे है और डिप्लॉय कैसे करना है। मैं 1 मिनट दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, मैं आप लोगों को वही मॉडल शो कराता हूँ। सर इम्तियाज, आप हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं? आई थिंक सर का नेट इशू है। ओके, तो हम जब तक स्लैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास चैट में क्वेश्चन थे कि किसी स्टूडेंट के स्लैक के इश्यूज आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप आई कोड की ग्रुप ज्वाइन करते हैं वेबसाइट पर जाकर, और अगर आपको ईमेल नहीं आती, तो फर्स्ट आप अपनी ईमेल चेंज करें, दूसरी ईमेल से करके देखें ज्वाइन। अगर आपके पास दोबारा ईमेल नहीं आ रही,
तो उसी वेबसाइट पर आपके पास फीडबैक का ऑप्शन होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उस फीडबैक फॉर्म में लिखकर और सबमिट करवा दें। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। जी, सिर्फ 5 मिनट और मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि हमने शुरू से क्या चीजें की थी। पहली बात, आपने मॉडल को ट्रेन किया गूगल कोलैब पे, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे, जी, ये हमने गूगल कोलैब पे जो है ना मॉडल को ट्रेन किया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम सारे जो है ना इसी पे वर्क ट्रेन तो करेंगे गूगल कोलैब पे, आप VS कोड पे भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है। इसको आपने डाउनलोड करना है, फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, ये IBM की, ठीक है। ये नोटबुक आपकी जो है ना जुपिटर नोटबुक डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको करने के बाद आपने उसी नोटबुक को VS कोड में ओपन कर लेना है। ये मैंने VS कोड में ओपन की हैं चीजें, ठीक है। वहीं पहला स्टेप हमने डिपेंडेंसीज, दूसरा डाटा कलेक्शन की थी, ठीक है। उसकी शेप देखी थी, डाटा में क्या क्या है। फिर देखा कि उसमें डेट जो है उसकी यूनिक वैल्यूज कौन से है, कौन सा कॉलम हमने रिमूव करना है। हमने उनको रिमूव किया, एक्स्ट्रा स्पेसिस को, ठीक है। कॉलम्स को रिमूव किया। फिर हमने देखा मिसिंग वैल्यूज कोई हैं, ये मिसिंग वैल्यूज थी, उनको डील किया हमने कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए मॉड और मीडियन यूज किए थे, ठीक है। ये मिसिंग वैल्यू हैंडल हो गई। फिर हमने उनको कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने कैटेगोरिकल डाटा पे हम वो नहीं कर सकते थे अपने मॉडल को ट्रेन, और उसकी एक्यूरेसी नहीं पता कर सकते थे। उसको हमने 1 और 0 में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमने EDA परफॉर्म किया, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। इसमें हमने विजुअलाइजेशंस देखी कि हमने उसको डाटा को कैसे विजुअलाइज करा के दिखाना, ठीक है। हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, हिस्टोग्राम ये चीज होती है, इस प्लॉट। फिर हमने देखा कि जो जिस कॉलम को हमने प्रेडिक्ट करना है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर हमने देखा कि उसका कोरिलेशन कैसे बनता है, हीट मैप बेस्ट कोरिलेशन बताता है, ठीक है। हमने वो चीज देखी। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी। तो ये हमने देखा कि जिसका हाईएस्ट कोरिलेशन था हमने उनको रिमूव करना था, ठीक है। फिर हमने उनको रिमूव, ये फिर देखा कि हमने आउटलायर्स, ये आउटलायर्स को डिटेक्ट किया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी बॉक्स प्लॉट से। देन प्री प्रोसेसिंग से हमने उनको डील करना था कि कुछ कॉलम्स को रिमूव करना था, हमने उनको रिमूव किया जिनकी हाई कोरिलेशन था, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ वैल्यूज क्लासेस जो है ना इम्बैलेंस थी, कुछ की ज्यादा थी वैल्यूज काफी और कुछ की बिल्कुल कम थी, उनको हमने बैलेंस किया सेपरेट करके, और ये कोड लिख के डाउन सैम्पलिंग का मेथड यूज करके हमने उनको बैलेंस किया। देन बैलेंस करने के बाद उनको शफल किया कि वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद जी किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर हमारा काम आया ट्रेनिंग करने का, ठीक है। हमने ट्रेनिंग डाटा के लिए एक्स इनपुट के लिए और वाई टारगेट वेरिएबल वो चूज किया, ठीक है। उसकी स्प्लिटिंग कर दी हमने डाटा की के ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम जो है ना 80% यूज करेंगे, और ये 0.2 का मतलब ये था कि टेस्टिंग के लिए 20% हम यूज करेंगे। देन हमारा मॉडल ट्रेनिंग की बारी आई, तो हमने यहाँ पे चूज किया क्लासिफायर रैंडम फॉरेस्ट का, क्योंकि हमने यस और नो पे जो है ना काम करना था। आप बाकी भी चूज कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कोई भी। तो हर एक की जो है ना फिर अलग से एक्यूरेसी आएगी। फिर उसको बेस्ट बनाने के लिए ये ग्रिड सर्च व्यू, सर्च सीवी का एक मेथड होता है, वो चीजें हमने इम्प्लीमेंट की ताकि हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके। उसकी जो मतलब कंप्यूटिंग पावर है या प्रोसेसिंग पावर है, ये इस चीज के लिए यूज होता है ग्रिड सर्च सीवी। इसकी जगह रैंडम सर्च सीवी एक लार्ज डाटा सेट के लिए हम यूज करते हैं।
वो चीज यूज की, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने के बाद हमने मॉडल को एवेल्युएट करना है कि ट्रेनिंग डाटा पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और अननोन डाटा पे कैसा परफॉर्म करेगा। पहले हमने देखा कि ट्रेनिंग डाटा पे उसकी एक्यूरेसी आई 81%। फिर हमने देखा कि अननोन वैल्यू दें, वो ट्रेनिंग डाटा पे उसकी एक्यूरेसी सही है, अननोन वैल्यू दें तो उसकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज को हम आगे से फिर मेथड्स आपको मैंने बताया कि आपको दोबारा से वही साइकिल रिपीट करना पड़ता है और उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी पड़ती है। हमने जो आज मॉडल ट्रेन किया उसकी एक्यूरेसी है। मैंने फिर आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये कुछ टर्म्स थी, ये क्यों यूज होती हैं, ये भी आप लोगों को बताया। अब हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि मॉडल ट्रेन कर लिया हमने, एवेल्युएट भी कर लिया। अब यूजर इनपुट देता है, इनपुट कौन सी कि ये जो कुछ कॉलम्स हमारे पास डाटा में बचे थे उनकी वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है ताकि हमारा जो है ना मॉडल परफॉर्म कर सके। ये फर्ज करें हार्ड कोड कर दी मैंने, ये यूजर की इनपुट है। फिर हम देख रहे हैं कि उस इनपुट पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए कि उसने इनपुट, ये जो डाटा है वो ये चीजें थी, यूजर ने ये वैल्यूज दी। अब इन वैल्यूज की बेस पे हमारा मॉडल क्या बताता है कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। हमारे ये सारे मॉडल का यही मतलब था, क्या बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसको फिर प्रिडिक्ट कर, ये इनपुट डाटा, ये वेरिएबल इधर आ गया प्रिडिक्ट के। ये जीरो का ये मतलब है कि इंडेक्स पे, इन इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज थी उनकी बेस पे उसको जो कंप्यूट करना था। फिर हमारा मॉडल अब प्रिडिक्शन रिजल्ट बताएगा। ठीक है, अगर तो प्रिडिक्शन 1 के इक्वल होगी क्योंकि हमने 0 1 पे ट्रेन किया था तो वो रेनफॉल होगा, बारिश होगी। अगर 0 के इक्वल होगा तो नो रेनफॉल होगा, बारिश नहीं होगी। ये हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन आ गई कि यूजर ने जो ऊपर इनपुट दी उसकी बेस पे हमारा मॉडल ये प्रिडिक्ट कर रहा है। फिर हमने अपने मॉडल को सेव करना होता है ताकि हम कल को कभी भी उसको यूज कर सके। तो उसके लिए हम पिकल की लाइब्रेरी ऊपर हमने इंपोर्ट की। ये क्या करता है कि आपके मॉडल को राइट, ये WB का मतलब है कि आप मॉडल को जो आप ट्रेन कर चुके हैं, यहाँ तक प्रोसेस कर चुके हैं, उसको राइट कर ले, उसकी कॉपी बना लें। आप जैसे इसको रन करते हैं तो आपके पास ये एक फाइल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, रेनफॉल प्रिडिक्शन मॉडल डॉट pkm, ये बन जाती है। ये क्या है, आपके सारे मॉडल की ट्रेनिंग है, प्रिडिक्शन है, ये फाइल ही आपके काम आनी कल को। ठीक है, आपको ये चीजें काम नहीं आनी। ये फाइल बन गई, ये मॉडल आपका इस फाइल में सारी चीजें सेव हो गई। ठीक है, अब हमने उसको लोड करना है। ठीक है, यहाँ पे राइट किया था, उसको लोड करके ताकि उस पर हम वर्किंग कर सके। देन हम उसको RB लोड कराते हैं, ये थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है। फिर हम टेस्ट करते हैं कि इनपुट यूजर ने ये दी। ठीक है, फिर हम प्रिडिक्ट करके बताएं कि क्या रिजल्ट आते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने वैसे कोड लिखवा लिया था डिजाइनिंग के लिए, तो आप चाहे ऊपर जैसे यस एंड नो बता रहे थे वो बता दें या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लें, ये आपकी मर्जी होती है डिजाइनिंग पे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने विजुअलाइजेशन में, ये यूजर ने इनपुट दी, प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये मैंने फिर ग्राफ्स में शो बता दी कि रेनफॉल कितना एक्सपेक्टेड है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। अब मेन चीज कि आपने वेब पे कैसे इसको दिखाना है। आपने कोई भी मॉडल बना लिया, दो तरीके, या तो आप फास्ट एपीआई, अगर आपको पता है, किसी को आइडिया है फास्ट एपीआई का, पाइथन में किसी ने वर्क किया हो, एनीवन? सिर्फ 4 मिनट ही हैं, आप जल्दी से बता दें, फिर मैंने एक और सेशन भी पढ़ाना है। फास्ट एपीआई, नो सर, आप दोबारा। ओके, एक होता है फास्ट एपीआई कि आप पाइथन जब पढ़ रहे होते हैं वहाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि आप एपीआईज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, इसकी भी एपीआईज हैं पीछे से, जिसकी बेस पे वो सारा मॉडल रन कर रहा है। यूजर क्या करता है, सिर्फ इनपुट देता है, लेकिन आपने जो मॉडल बनाया है वो आप यूजर को कैसे दिखाएंगे, वो चीजें बनानी होती है। लेकिन उससे भी आसान एक चीज होती है यूजर फ्रेंडली के नॉन टेक्निकल बंदों के लिए, स्ट्रीमलैट का मैंने बताया था, एक लाइब्रेरी है पाइथन की। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा स्ट्रीमलैट। ये आपको डिप्लॉयमेंट के लिए क्लाउड भी परफॉर्म कर देता है, एक प्लेटफॉर्म दे देता है
कि आपने जो मॉडल बनाया है वो मुझ पे जो है ना डिप्लॉय कर दें, ठीक है। और आप उसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि एक जॉब लिब, ये एक भी एक लाइब्रेरी है समझ लें, जिससे आप ये जो मॉडल आपने बनाया है अपना, जो ये फाइल बनी थी पीकेएल की, इसका रेफरेंस दे देते हैं। और ये app.py, ये नजर आ रही है आपको फाइल app.py, उसमें आप स्ट्रीमलेट की जो है ना लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये सारी डिजाइनिंग के लिए है। आप उसके HTML CSS में डिजाइनिंग करते हैं, वो अलहदा से आप फाइलें बना लें, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। ये जो आज मैंने ये जो इसकी आउटपुट थी दिखाई थी मैंने, ये आउटपुट शो हो रही के कोड शो हो रहा है, कोई सर बता आपका सकता कुछ हो रहा है अभी। है? ओके, मैं दोबारा से ये जो सारी डिजाइनिंग है ना, आपने चाहे आप लोगों को आइडिया होगा HTML CSS का सारी चीजों का, तो आप उसमें ये सारी डिजाइनिंग करते हैं। ये मैंने डिजाइनिंग भी ChatGPT से ही कराई थी, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगी डिजाइनिंग के लिए, आप बेहतर है कि UI की एक फाइल बना लें। ये HTML CSS की आप जितनी भी डिजाइनिंग करें जिस भी पार्ट की, तो आप यहाँ पे वो डिजाइनिंग कर लें। ये आपकी मर्जी है, जितना सिंपल रखना चाहें, जितना बनाना चाहें, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूँ। हमने जो मॉडल बनाया, ये यूजर के पास आ गया मॉडल, इसको हमने डिप्लॉय करना है। यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन होता है, तो उसको डिप्लॉय करें आप स्ट्रीमलैट पे। देन जो है ना, यूजर से इनपुट जो भी ले, फिर आपका मॉडल प्रिडिक्ट करके बताए कि उसकी क्या इनपुट आएगी। यहाँ पे प्रिडिक्ट का बटन है, तो ये देखें, ये कुछ यूजर ने इनपुट्स दी, ठीक है। और ये हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि रेन होगी या नहीं। ये आप डिजाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये पूरा हमारा मॉडल था मशीन लर्निंग का, नो रेन एक्सपेक्टेड, ये चीजें। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, वरना हम यहाँ पे मीटिंग को एंड करते हैं। सर इसको कनेक्ट कैसे किया आपने? फ्रंट एंड और बैक एंड, जैसे कि इसमें देख एक मॉडल था, हमने पूरा उसको ट्रेन किया है, उसको इसके साथ HTML के साथ कनेक्ट कैसे किया? ये हमारा कोड था, मॉडल ट्रेन हो गया। ये लाइन सिर्फ इंपोर्ट की हमने लास्ट पे जेप्लॉप की, ठीक है। ये जो फाइल है रेफरेंस वाली जो हमारे पास बनी थी, ये हमारी उसमें आएगी स्ट्रीमलेट के लिए। आप उसको इंस्टॉल करेंगे स्ट्रीमलेट में। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैंने एक मशीन मॉडल ट्रेन कर लिया, अब उसको मैंने स्ट्रीमलेट पे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना। वो आपको ये पहला कोड देगा कि आप ये अपने ट्रेनिंग मॉडल वाली फाइल में ये लिखें। यहाँ से क्या होगा कि ये जो आपकी फाइल है, वो आपकी इधर इंपोर्ट करने के काबिल आ जाएगी। ये उसको लोड करने के लिए, ये देखिए हमने यहाँ पे लोड किया। ये app.py या main.py एक पाइथन की जो है ना फाइल बनती है स्ट्रीमलेट में, उसको इंपोर्ट करके आप ये बाकी कोड स्टाइलिंग, आप सारा कोड इसी एक में भी लिख सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग, इसकी फीचर, सारी चीजें। लेकिन मैंने क्योंकि इसको ज्यादा अच्छे से बनाना था, तो मैंने उसके लिए UI, उसकी डिजाइनिंग अलग से बना ली। और जो मेन कोड था उसका मॉडल को लोड करने वाला, वो मैंने यहाँ पे किया। सिर्फ यही एक लाइन से आपको मॉडल लोड होगी। इन चीजों से आपकी इनपुट जा रही थी। ये स्लाइडर जो मैंने बनाया हुआ था, ये चीजें, ये इनपुट ले रही है। जो मैंने साइड पे जो है ना, वो एक इनपुट लेने के लिए वो ड्रैग ड्रॉप वाला था, वो चीजें समझ आ गई यहाँ तक। मॉडल हमारा बन गया। ये इसको यस सर। डाउनलोड करना है। मॉडल की फाइल में ही ये एक दो लाइनें लिखनी होती हैं ताकि रेफरेंस मिल सके। फिर आपने स्ट्रीमलाइट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, और उसको इंपोर्ट करके ये यहाँ पे लोड कर देते हैं। ये दो चार स्टेप्स हैं जो कि कोई भी मॉडल आपने डिप्लॉय करना है स्ट्रीमलाइट के लिए या उसकी डिजाइनिंग बनानी है, तो ये चैट जीपीटी भी आपको बता सकता है। कोड भी सारा उसी से लिखवाना होता है। अगेन सिर्फ लास्ट 1 मिनट में हमने क्या किया बता देता हूँ। ये मॉडल ट्रेन किया,
कोई भी मॉडल ट्रेन किया, फिर हमने उसको डिप्लॉय करना है, उसको सेव किया ऊपर, उसकी प्रेडिक्शन सारी निकालनी, तो हमारे पास ये फाइल बनती है pkl की, ये .pkl। उसको हमने एक रेफरेंस बनाना होता है ताकि ये जो JFrog की लाइब्रेरी है ये स्ट्रीमलेट के लिए यूज होती है, ताकि हम उसे डिप्लॉयबल बना सकें। तो हम कि अब सारा मॉडल इसी pql की फाइल में आएगी, जो ऊपर हमने सारा काम किया। ये जो है, फिर आप app.py या कुछ भी उसमें स्ट्रीमलाइट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करें, और उसमें जो है ना वो आप मॉडल को लोड कर लें, फिर आप जितनी मर्जी जो डिजाइनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन आई होप के क्लियर हो गया होगा। ये मैं फाइल कोड की आपको शेयर भी कर दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन? चले थोड़ा सा इसको देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। ये यूजर ने इनपुट दी, फर्ज करें प्रेशर मैंने दिया इसका वैल्यू 1032 31, ठीक है। इसकी ड्यू पॉइंट मैंने दे दी 10, ठीक है। फिर मैंने इसकी ह्यूमिडिटी दे दी 70, फर्ज करें। यूजर दे रहा है ये चीजें। ये आपको मतलब यही होता है आपके डेवलपर का कि आप यूजर के लिए आसानी से इनपुट ले सके। आप यहाँ पे सिर्फ इनपुट का टैग लगाते और वो खुद टाइप करता, वो भी कर सकते थे। मैंने यहाँ पे उसके लिए और इजी कर दिया कि वो ड्रैग ड्रॉप करके वैल्यूज दे सके, ठीक है। ये हमने 70 ले ली, फिर आप इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं 79। फिर आप सूरज को गायब भी कर दें यहाँ पे, सनशाइन को, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप फिर से बढ़ा देंगे 300, और कुछ कर दें यहाँ पे, फर्ज करें जहाँ पे मैंने कर दी 20, और इसकी स्पीड भी मैंने बढ़ा दी, ठीक है, 180 कर दी। तो आप मुझे बताएं कि आपके अंदाज से ये क्या आएगा, रेन होगी या नहीं होगी प्रिडिक्ट करने पर। ये सारे मैंने सर पैरामीटर चेंज, होगी मैंने सूरज होगी को गायब कर दिया है, क्लाउड को बढ़ा दिया है, ह्यूमिडिटी वो ये बढ़ा दिया है, ड्यू पॉइंट की ये कर दिया है। होगी या नहीं होगी? सर होगी 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 चलें देखते हैं। होल्ड ऑन, नहीं हो रही, सिर्फ 0.3 से रहेगी है। मैंने सारे सूरज को गायब कर दिया, मतलब रात हो गई। इसका ये मतलब जरिए है कि बारिश होगी। अब इसका मतलब ये है कि कुछ भी वैल्यूज आप चेंज करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने ड्यू पॉइंट बढ़ा दिया है या कोई और वैल्यू बढ़ा दी है यहाँ पे, अब देखते हैं ये कुछ भी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मॉडल सही से परफॉर्म कर, और ये विजुअलाइजेशन आपको शो हो रही है, ठीक है। विंड की डायरेक्शन चेंज कर लें या स्पीड चेंज कर लें, उससे अफेक्ट